Hi guys, so let's start with today's session. So basically आज का session, the reason for conducting this session was to make you well versed that how exactly you have to attempt a typical 3 hours 20 minutes exam paper. कि when you are given with a particular exam paper तो किस तरीके से आपको question attempt करना है. अगर MCQs given है तो MCQs में क्या चीज़ें हैं जो हमें देखनी है. अगर हमें 5 markers given है तो 5 markers में किस चीज़ों पे मुझे ध्यान रखना है, and then we will be coming to 20 markers. So in this entire paper review of the last diet, I will be just quickly going through the last diet exam paper. We'll be discussing common points that should be there in your answer. We'll be discussing the points that should not be there in your answer. We'll be discussing कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना था, what all ways you can improve your typing skills. So we will be focusing on all these things for today's session. In case you have any doubts after the session, then don't hesitate to put either on our WhatsApp or you can mail on the institute as well for any doubts related to the session. So let's start. Before starting, again I want to make you well versed with some topics. Let's suppose if you are being given to discuss something, तो अगर आपको कुछ डिस्कस करने के लिए वो बोलेगा, that means that has to be in great detail. So वो पर्टिकुलर क्वेश्चन काफी डिटेल में होना चाहिए अगर उसने मुझे डिस्कस करने के लिए बोला है. अगर उसने लिस्ट करने के लिए बोला है तो सिर्फ let's suppose if it is a 5-mark question which is asking you to list, then मुझे सिर्फ आपसे 5 पॉइंट्स चाहिए, नॉर्मल 5 वैलिड पॉइंट्स विदाउट एनी डिटेल्स. अगर वो एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है, अगेन इट हैज टू बी डिटेल्ड. इसके अलावा अगर वो आपको बोल रहा है एक्सप्लेन विद डिटेल, तो इट इज क्लियरली अंडरस्टूड दैट यू हैव टू एक्सप्लेन इन डिटेल्स. अब गोइंग थ्रू योर ड्यूटीज, यू हैव योर मॉक एज वेल शेड्यूल्ड. व्हाट ऑल थिंग्स आई एम फाइंडिंग दैट यू गाइज शुड वर्क ऑन इज कि आप लोग बिल्कुल भी क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देते. आपको लगता है कि हाँ ये तो करा कर आया सा क्वेश्चन है, मुझे अंधेधुंध बस क्वेश्चन पे प्रोसीड करना है. या फिर 5 मार्कर का क्वेश्चन आया, मुझे 5 पॉइंट्स तो आते नहीं, क्या करते हैं मार्क्स लाने के लिए हम सिर्फ 3 बड़े बड़े पॉइंट्स लिख देते हैं. स्पेशली इफ यू आर प्लानिंग फ्रॉम IFOA, आप ये सोच भी नहीं सकते कि अगर आप 5 मार्कर्स में 3 पॉइंट्स लिख कर आ रहे हो एंड दैट टू फॉर लिस्टिंग क्वेश्चन, तो आपको फुल स्कोर मिलेगा. भूल जाओ, आप मुझे 3 लंबे लंबे पॉइंट्स दे दो 5 के लिए, लेकिन अगर आपने लिस्टिंग के क्वेश्चन में डिटेल्स दी हैं तो दैट मीन्स इट्स योर फॉल्ट. यू वोंट बी गेनिंग एनीथिंग फ्रॉम दैट. उनको सिर्फ लिस्ट के अंदर लिस्टिंग चाहिए, डिटेल के अंदर डिटेल्स चाहिए, एक्सप्लेन के अंदर डिटेल्स चाहिए, आउटलाइन के अंदर दे वांट लिस्ट से बड़ा होना चाहिए लेकिन एक्सप्लेन से कम होना चाहिए. तो इट्स अप टू यू हाउ यू गाइज आर इंटरप्रेटिंग द क्वेश्चन. तो एक तरीका पास होने का जो हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं कि हाँ दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज इम्पैक्टिंग माई रिजल्ट्स इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंटेंट. कंटेंट इज अ सेपरेट थिंग जो हमें फोकस करना है, लेकिन वो बाद की बात है. पहले मुझे क्वेश्चन रीड करके ये समझना है दैट व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज आस्किंग मी, which you guys are definitely missing upon. I am not talking about all the students. I am generally talking about certain weaknesses that are observed if you are not very well prepared for the subject. So this is one such thing where you can focus upon. How you have to focus upon is that you have to read the question very carefully. अब आप लोगों को लगता है MCQs तो हमें बहुत अच्छे से आते हैं, आप अंधेधुंध 5 मिनट में बस MCQs अटेम्प्ट करते हो without giving too much attention to what exactly the question is asking. Again you lose marks in MCQ because of this. 5 मार्कर्स में आप इतना बिजी हो जाते हो 5 मार्कर्स करने में कि आप भूल जाते हो कि 40 मार्क्स का जो मेरा पेपर है वो अलग से 2 क्वेश्चंस में पड़ा है. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है दैट इज वन ऑफ द 20 मार्कर क्वेश्चन ओनली. So you have to complete your 2 20 markers question first.
उसके बाद हम लोग बाकी किसी चीज पर आएंगे। एमसीक्यू पहले करने हैं या एमसीक्यू बाद में करने हैं वो आपकी कॉल है, लेकिन 5 मार्कर्स में आप बाद में प्रोसीड करोगे और सबसे पहले आपको अपने 20 मार्कर्स के दो क्वेश्चंस कंप्लीट करने। बी इट, आपको पता है एक आपका चैप्टर 19 से 22 का होता है और एक आपका चैप्टर 9 से लेकर 14 का होता है, तो यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल विद दोस चैप्टर्स. For some of the students till now, till date, I have been receiving mails, let's suppose related to a question on balance sheet कि इस particular चीज को हम balance sheet में count करेंगे या P&L में count करें. I don't have any issues in answering these type of questions, but when we are just near to the exam, I don't expect these questions from you guys. I expect you should know the answer by now. अब आप लोगों का अगर डाउट आ रहा है कि हाँ आंसर उनके आंसर से मैच नहीं कर रहा, कंप्लीटली एक्सेप्टेबल, पॉइंट्स नहीं बन रहे, कंप्लीटली एक्सेप्टेबल, बट व्हेन यू आर रेजिंग दीज टाइप ऑफ डाउट्स मेक श्योर यू आर इन गिविंग योर working as well कि as per me for this particular question this is the doubt that I have, so I mean I am just able to frame 2 points out of these 5 markers, so what do you think what can be the extra 3 points? This should be your doubt should not be कि I am not able to understand the question. IFOA के पास 1000 तरीके के questions है, ये doubt आपका बिल्कुल भी acceptable नहीं है कि I am not able to understand the question. How will you do in exam? वहाँ पे तो हर question ही अलग आ रहा है, IFOA में आपके पास ये तो है नहीं कि कोई रिपीट होकर क्वेश्चन आ रहा है, तो ये डाउट अब नहीं आना चाहिए कि क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, पॉइंट्स नहीं बन रहे, ठीक है, स्टिल वी हैव सम टाइम, वी कैन फोकस ऑन बिल्डिंग पॉइंट्स, वी कैन वाइडन आवर थिंकिंग स्किल्स, वी कैन वाइडन आवर आइडियाज, बट डेफिनेटली दिस वोंट बी एक्सेप्टेबल। एंड कुछ चैप्टर्स में आपके पास बिल्कुल भी स्कोप नहीं है मार्क्स लूज करने का, सो वेदर इट इज चैप्टर 9 to 14 स्पेसिफिकली एंड चैप्टर 19 to 22, you don't have any scope for any errors in these chapters, so make sure you are preparing these chapters very well from your side. I don't think so, matlab you guys have complete list of summary list from our side, you have assignments from our side, so your focus should be on completing the summary list of all the questions which are there in that particular summary list, in case you are done with your course, in case you have completed your videos, you are done with the live classes, make sure you have completed your summary list, you have completed your assignments, and then you are giving your mock as well. So to all the students who are still deciding कि हमें mock देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, my recommendation would be to definitely attempt mock. मैंने last time भी 15th August को जो talk session हुआ उसमें भी ये discuss किया था that these things are for you guys to realize your mistakes. So you have to attempt these things. You should not consider that as an option. So let's now come to last night exam paper. So this was IFOA April 2021 exam paper. As you can see, the structure in IFOA exam remains same. This is सबसे अच्छी चीज of this particular subject, that the structure of IFOA exam remains same. So we have 10 MCQs of 2 marks each. So let's just quickly go through each of the MCQ and let's see कि whether was it too difficult to clear this exam. आपको सिर्फ 60, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आप 65% मान के चलो कि हाँ मुझे 100 में से 65 स्कोर करना है, आपको 100 में से 100 नहीं स्कोर करना, ये चीज आप रियलाइज करने की कोशिश करो। हम लोग क्या करते हैं, हम 100 में से 100 लाने की कोशिश में बाकी चीज हमें लगता है कि हमें सब कुछ अटेम्प्ट करना चाहिए और इस चक्कर में हम लोग अच्छी चीजों पे अपनी फोकस नहीं कर पाते। हम एक क्वेश्चन को ढंग से अटेम्प्ट करने की बजाय मल्टीपल क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं एंड दैट इज द एरिया इन विच वी लूज। You don't have to score 100. यहाँ पर आपके पास और फेल का क्राइटेरिया, यहाँ पर टॉपर का क्राइटेरिया नहीं है, तो आपको 100 नहीं स्कोर करना। सबसे पहली तरीका है आपको 20 मार्कर्स को अपने स्ट्रॉन्ग बनाना है कि मुझे किसी तरीके से 40 में से 35 तो चाहिए ही चाहिए।
अगर मेरे यहाँ पे 35 आ जाते हैं और मेरा MCQ मान लो 8 MCQs भी ठीक हो जाते हैं, तो लेट सपोज 16 मेरे यहाँ MCQs में आ गए, 35 मेरे यहाँ से आ गए, उसके बाद मेरे को क्या करना है, सिर्फ 5 मार्कर्स ही तो बचे। अब 5 मार्कर्स में भी अगर एक 5 मार्कर है 5 मार्क्स कम, सो लेट सपोज आप 3-4 भी अगर अच्छे से 5 मार्कर्स कर लो, दैट मीन्स यू आर डन विद द एग्जाम। और ये आप तभी कर पाओगे जब यू आर वेरी मच श्योर कि द थिंग्स दैट यू हैव अटेम्प्टेड यू आर वेरी मच श्योर इन दोज थिंग्स। So focus on what you are attempting. Like while going through UTs as well, some of the students were focusing कि मुझे बस UT complete करना है, चाहे 20 मार्कर्स का क्वेश्चन है, चाहे 10 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे 5 नंबर का क्वेश्चन है. Some were just trying to complete in a stipulated time. Some were trying to complete it. I mean, they were not trying to complete as in they were trying कि हाँ, even if I am attempting, let's suppose 3 out of 4 questions, but those 3 questions मेरे को उसमें किसी तरीके से कोई गलती का स्कोप ही नहीं मिल रहा कि मैं इस बच्चे के नंबर कहाँ पे काटूं. So इस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है. So let's just quickly go through MCQ. So take 5 minutes time and just read the first 2 questions fast. And then we will be discussing. Just go through the first 2 questions. The first question says, why are quoted companies required to have non-executive directors on their boards? Executive directors are corrupt and incompetent. No. Executive directors are often inexperienced. हम ये कह रहे हैं कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्यों चाहिए. सो हम कभी भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कैन फुलफिल अ सुपरवाइजरी रोल. परफेक्ट. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रिक्वायर लोअर सैलरीज देन एग्जीक्यूटिव्स. सो आंसर इज सी. इस तरीके से आपको क्रॉस correct. This is the way of attempting MCQ in almost every type of paper. Next question पे आओ. Which of the following is an agency cost? बिना मतलब even you don't have to spend time in looking for the MCQs. Agency cost का मतलब क्या होता है? Cost involved because of this divorce of ownership from control. कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंट्रोलर्स नहीं है. कंट्रोल एक्चुअली में कोई और करता है, काम कोई और करता है, ओनरशिप किसी और के पास है. So we have this answer C, because of the cost involved in auditing of financial statements. Next one, third question पे आते हैं. Third question was, a parent company has a foreign subsidiary located in a host country that does not have double tax arrangement. अगर डबल टैक्स अरेंजमेंट नहीं है, इसका मतलब होस्ट कंट्री में टैक्स अलग चार्ज होगा, आपकी कंट्री में टैक्स अलग चार्ज होगा, कोई भी रिबेट नहीं मिलेगी इवन फॉर द सेम टैक्स. द फॉरेन सब्सिडरी पेज रेगुलर डिविडेंड्स टू द पेरेंट कंपनी. विच ऑफ द फॉलोइंग विल अप्लाई? Subsidiary will not be taxed on profit earned in its host country and the parents will pay tax on dividends in its home country. Subsidiary will pay tax on profits earned in its host country and parent will not be required to declare the dividends as taxable income in its home country. Subsidiary will pay the tax on profits earned in its host country and the parent will pay tax on dividends received in its home country. This is your answer. सब्सिडरी दोनों को अपनी अपनी कंट्री में टैक्स पे करना पड़ेगा बिकॉज दे डोंट हैव डबल टैक्स अरेंजमेंट विद देम. सो सब्सिडरी विल पे टैक्स ऑन प्रॉफिट्स अर्न्ड इन इट्स होस्ट कंट्री एंड पेरेंट विल पे टैक्स ऑन डिविडेंड रिसीव्ड इन इट्स होम कंट्री. फोर्थ, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन. कंपनी इशूड सबऑर्डिनेटेड डेट सिक्योरिटीज. विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द प्रायोरिटी? मुझे क्या देखना है कि कौन कौन सी 4 चीजें इन्वॉल्व हैं. मॉर्गेज लोन्स इन्वॉल्व है, प्रेफरेंस शेयर्स इन्वॉल्व है, इक्विटी शेयर्स इन्वॉल्व है, सबऑर्डिनेटेड डेट इन्वॉल्व है. 4 चीजें इन्वॉल्व है. तो आपको पता है सबसे पहले हम लोग प्रेफरेंस किसको देते हैं? मॉर्गेज को. सेकेंड प्रेफरेंस दी जाएगी आपके और किसी और तरीके के डेट को. तो यहाँ पे कोई और तरीके का डेट क्या है?
subordinated debt. Third preference will go to preference shares and last preference will go to equity shares. So if I see this priority, the answer is coming out to be C. Now coming to fifth question. A company with a floating rate debt has entered into swap arrangement with a counterparty that has fixed rate debt. एक कंपनी का फ्लोटिंग रेट डेट है, उसने कौन से किस कंपनी के साथ स्वैप अरेंज किया है? एक काउंटर पार्टी जिसका फिक्स रेट डेट है. सो फ्लोटिंग रेट इज गेटिंग एक्सचेंज्ड विद फिक्स रेट. What are the implications to the company of default by the counterparty? अब काउंटर पार्टी डिफॉल्ट कर जाती, काउंटर पार्टी डिफॉल्ट कर जाएगी, इसका मतलब मेरे को अपने डेट की पेमेंट्स अपने आप करनी पड़ेगी, मुझे काउंटर पार्टी से कुछ नहीं मिलेगा. जब मैंने स्वैप अरेंजमेंट किया, इसका मतलब मेरा जो फ्लोटिंग डेट था मुझे उस पर फ्लोटिंग पेमेंट्स पे करनी पड़ती थी, काउंटर पार्टी का फिक्स डेट था, काउंटर पार्टी को फिक्स पेमेंट्स पे करनी पड़ती थी. बट व्हेन वी एंटर्ड इनटू स्वैप वी कैन एक्सचेंज आवर फ्लोटिंग पेमेंट्स विद फिक्स पेमेंट्स. But now if counterparty is getting default, then that means I have to manage my floating debt on my own. So answer is C. जितनी देर अभी मेरे को लग रही है इतनी ही देर आपको लगनी है पेपर में, इससे ज्यादा you don't have any scope for these type of questions because there are other questions which require more of your attention. Now let's come to question 6. A holiday company takes bookings for holidays up to a year before customers travel. The company recognizes revenue from those bookings in the same accounting period as the cost associated with providing the holidays is incurred. जहाँ पे रेवेन्यू रिसीव हो रहा है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग, उसी पीरियड के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके एक्सपेंसेस मैच करवाए जा रहे हैं. सो कॉन्सेप्ट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट. डोंट इवन गेट इनटू डिटेल्स, बाकी ऑप्शंस रीड करने की भी जरूरत नहीं है. Why do analysts disregard intangible assets when calculating NAV per share? अब इसका आंसर तो मतलब एक तरीके से आपको बिना ऑप्शंस देखे ही समझ में आना चाहिए कि इनटैंजिबल एसेट्स को हम लोग NAV में काउंट क्यों नहीं करते. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इफ गुडविल इज देयर, I will not be counting in that NAV while calculating NAV because these can be difficult to sell. मेरे पास goodwill है, I have the value associated, but it is difficult to realize the value associated with these intangible assets if the company is wounding up. So answer comes out to be B. Let's come to 8th. Which of the following is a valid formula for ROCE? ऊपर क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म डेट. डेट है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, दैट मीन्स इट्स रॉन्ग. प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स. इंटरेस्ट है लेकिन डिनोमिनेटर में डेट नहीं है, अगेन रॉन्ग. लास्ट वन प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट, डेट रिजर्व्स नहीं है. सो आंसर इज सी. नेक्स्ट वन 9th. A company's factory cost 50 million. Depreciation to date is 12 million. Factory was recently valued at 55 million. What amount will appear in company's revaluation reserve? तो रिवैल्यूड वैल्यू कितनी है? 55. जो आज की डेट पर हम लोग बुक्स में वैल्यू दिखा रहे हैं दैट इज 55. वैल्यू दिखनी कितनी चाहिए थी? 50 माइनस 12. सो कितना एक्स्ट्रा हम लोगों ने गेन किया? 55 minus 50 minus 12. So your answer is 17 million. So MCQs में for this type of paper जो हमारा लास्ट टाइट में IFOA का एग्जाम पेपर आया है, for I mean you should be able, अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ना आता हो.
So now try question 10 fast. जल्दी से क्वेश्चन 10 एंड जिसका क्वेश्चन 10 हो जाए मूव टू क्वेश्चन 11 so that we can discuss the further points. I don't want detailed points from your side. I just want you guys to have a quick look at the question and just write even the keywords associated with this 5 points जो आपके हिसाब से बनेंगे. You can just write the keywords only because we don't have time कि हम लोग detail में question discuss करें. We will just be discussing the keywords or the points that should be there. So if I go through question 10. Question 10 कह रहा है J is a quoted company that owns 5% of K, an unquoted company. J has contracts in place that gives it the right to be involved in any decisions made by K's directors. So J is owning 5% of K. J has contracts in place that gives it the right to involved in any decision made by K's directors. J has right to replace K's director. Majority voting rights, majority right to choose or replace directors. Without even thinking, even though ownership is just 5%, majority voting rights आ रहे हैं उसके पास, majority rights to replace directors, that means it's a subsidiary. So अगर आप इस तरीके से MCQs आपके पास इस तरीके से आते हैं, आपके पास बुक यहाँ पर कहाँ हमने बुक रेफर करी और यहाँ पे आप क्या बुक रेफर करोगे और क्या आपका प्लैगरिज्म का इशू होगा. तो इट्स अप टू यू हाउ यू गाइज आर बेसिकली टेकिंग दिस एग्जाम. इट्स जस्ट अप टू यू. ओपन बुक का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग बस बुक लेकर बैठे रहे. ओपन बुक का मतलब ये है in case you want to refer to something you can do that, but that does not mean कि I am looking for every small thing. I am just looking to book because I have this privilege that I can open the book. Now let's quickly move to question 11. So question 11 is, directors are duty bound to maximize shareholder wealth. Discuss the impact on this duty if they must also consider the needs of wider range of stakeholders. So directors are bound that they have to take into consideration what the shareholder is what the concerns of shareholders are, because obviously directors are appoint shareholders का में बहुत ज़्यादा it's in their contract that you have to look for shareholders. But अगर आप shareholders के साथ साथ बाकी stakeholders की भी needs का ध्यान रखोगे, then what will be the impact of this? So maybe the first point can be, yes, directors should take into consideration the needs and interest of shareholders. Why? Because anything which is impacting the shareholder interest can have an impact on the share price. So if shareholders of a company are satisfied, it can lead to definitely increase in the share price.
But if we are considering other stakeholders, there are many stakeholders involved in an organization, for example employees, for example managers, and sometimes interest of these stakeholders may conflict with interest of shareholders, and at that time director has to decide that which particular interest director is basically going for. Is director getting biased towards shareholder or is director getting biased towards stakeholder? So वो आपसे यही तो चाह रहा है कि आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि यस डायरेक्टर का इंटरेस्ट जरूरी है, आपने ये आइडेंटिफाई कराना है कि हाँ बाकी स्टेक होल्डर्स ये होते हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करवाना है कि ठीक है डायरेक्टर का इंटरेस्ट जरूरी है बिकॉज दैट कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन द शेयर प्राइस, बट एट द सेम टाइम इफ वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट अदर स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट इट विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, एंड एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उस पॉइंट पर फिर हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं. अब for these type of questions there is nothing in the book that you have to refer to, so don't even just think कि बस मेरे को कोई स्टेक होल्डर का क्वेश्चन आया मैं बुक खोल लूं. जितना टाइम आप बुक खोलने में लगाओगे उससे बेटर है 5 minutes काम माइंड में क्वेश्चन अंडरस्टैंड करो एंड स्टार्ट अटेम्प्टिंग. नाउ टेक 2-3 minutes टाइम एंड मूव टू कीवर्ड्स हाईलाइटिंग ऑफ क्वेश्चन 12. Just the keywords for question 12. So let's discuss. Question is saying, describe the difficulties in deciding whether a particular quoted company is a suitable acquisition target for a larger quoted company. So you have to mention, question का language पे focus करना, describe है, तो don't mention only single liners point, जो भी आप बोलना चाहते हो describe in detail. So describe the difficulties in deciding whether a particular quoted company is a suitable acquisition target for a larger quoted company. So क्या क्या difficulties होंगी मुझे ये decide करने में कि एक particular company मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी को अगर मैं एक्वायर करना चाहती हूँ तो क्या ये कंपनी मेरे एक्विजिशन पर्पस के लिए सही है या नहीं सही, और अगर मैंने उसको एक्वायर करने का सोचा है तो व्हाट कैन बी द डिफिकल्टीज एसोसिएटेड विद दैट. सो सबसे बड़ी डिफिकल्टी में भी हम लोगों ने डिसाइड किया, लेट्स सपोज आई एम अ लार्जर कोटेड कंपनी, हम लोगों ने डिसाइड किया दैट वी आर गोइंग टू एक्वायर दिस पर्टिकुलर कंपनी. So maybe the difficulty associated can be that I don't have expertise to acquire. ये एक पहली difficulty है that I don't have expertise to acquire. कि जब मैंने सोचा था मुझे लग रहा था हो जाएगा, लेकिन
मतलब I don't have the correct expertise, or maybe I don't have the enough capital, or maybe I am not able to explain the reasons for my acquisition. My shareholders are not approving this acquisition. They are not supporting this acquisition because they are not finding it that this is a correct acquisition, and I am not able to tell them that what are the reasons, what are my motives behind this acquisition. So it is leading to drop in share prices from my side. Why? Because I am not able to explain to my shareholders. और मे बी मैंने डिसाइड किया, मुझे जिस टाइम पे मैंने डिसाइड किया उस टाइम पे कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन अब कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है. आई एम लिसनिंग इन द मार्केट द न्यूज दैट कंपनी इज कंटिन्यूसली हाइडिंग इट्स ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. कंपनी इज नॉट डूइंग फुल डिस्क्लोजर. So these can be any of the difficulties जो आपको again you won't be finding anything in the book. So this is something that these are some of the ideas that you have to inculcate on your own. Now let's move to question 13. So take again for 2-3 minutes, start attempting question 13. One or 2 minutes more. Question 13. You just have to pen down only the keywords. Don't try to make long points. Just focus only on keywords. So let's start discussing. The question is, a change in safety regulations will require a train company to fit new equipment to all trains. The company does not believe that equipment will reduce the risk of accidents and it will be expensive. Explain the usefulness of NPV criteria in planning the company's response to this change. So question says there is a change in safety regulations. Due to this change in safety regulations, there is a train company, and that particular train company is required to fit new equipment to all trains. Company does not believe that the equipment will reduce the risk of accidents and it will be expensive.
सो कंपनी के हिसाब से अगर मैं इक्विपमेंट इंस्टॉल भी कर लूं तो कोई एक्सीडेंट्स का रिस्क कम नहीं होगा एंड दिस इक्विपमेंट इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव. सो एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ एनपीवी क्राइटेरिया in planning the company's response to this change. So if the company is feeling that the new equipment will be expensive, तो मुझे ये पता है कि जैसे ही वो new equipment में invest करेंगे, that means it is going to involve a large outflow. So if it involves a large outflow, it is quite possible that if they are measuring NPV, that NPV comes out to be negative. So if NPV is coming out to be negative and if you are solely relying on NPV criteria, that means you won't be investing in this equipment because as per the NPV criteria, this is not a fruitful investment. So apart from NPV, we should take into consideration other measures as well in realizing whether to invest in these type of projects or not, because if the project is extremely expensive and the company has in the onset only the company has taken a decision that this is not a good investment and ये बहुत ज़्यादा expensive होने वाला है, तो NPV definitely negative आएगी ही आएगी. Because the outflow is very high in this particular case. So that's it. Your points should be in this direction. अब हो सकता है कि आपके माइंड में कोई और पॉइंट आ रहा हो, सो यू डोंट हैव टू ट्राई टू मैच व्हाट एग्जैक्टली द स्टैंडर्ड सोल्यूशन इज और व्हाट एग्जैक्टली आई एम आस्किंग. यू हैव टू जस्ट रियलाइज दैट योर आंसर शुड बी रेलिवेंट टू व्हाट द कंटेंट इज आस्किंग. अब इस केस में आप अननेसेसरी एनपीवी का कहीं पर इंक्लूड मत करो एंड एनपीवी के अलावा बाकी किसी और भी चीज पे आप फोकस करो. दैट मीन्स यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इररिलेवेंट थिंग्स. सो जस्ट मेक श्योर कि आपका फोकस राइट डायरेक्शन में होना चाहिए. We are just doing it quickly so that this is just getting into your mind that if I am getting a question like this, that how exactly I have to proceed. Next question. A quoted company has a policy of seeking an IRR of at least 14% per annum on all investments of more than 5 million. This rate was set 5 years ago. Describe company's approach to capital project appraisal. Again, take 2-3 minutes, then we will discuss. Let's come to question 14. A quoted company has a policy of seeking an IRR of at least 14% per annum on all investments of more than 5 million. This rate was set 5 years ago. Describe the company's approach to capital project appraisal. So that means company क्या कर रही है capital project appraisal के लिए? Company simply कह रही है कि अगर आपके project का IRR is greater than 14%, तब तो मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगी, अदरवाइज आई एम जस्ट सिंपली डिक्लाइनिंग दिस प्रोजेक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट्स ऑफ मोर देन 5 million. सो मे बी अगर मैं इस चीज की एडवांटेजेस आपसे डिस्कस करूं, सो वी कैन से मे बी इट इज इजी टू कम्युनिकेट टू ऑल द स्टेक होल्डर्स दैट वी आर सिंपली मेजरिंग बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर बेंचमार्क रिटर्न, एंड इफ द कंपनीज रिटर्न इज ग्रेटर देन दिस, देन और if sorry if the company's particular project return is greater than then we are investing. If it is not greater, then we are not investing. So maybe it is easy to communicate. एंड अगर ये रेट आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस में एनालाइज की है
कि ये एक ऐसा रेट है जिससे मेरी एनपीवी 0 आती है और इसी रेट पर हम आगे प्रोजेक्ट्स को प्रॉफिटेबल करते हैं. तो अगेन दिस इज द बेंचमार्क which has been taken into consideration and which has been decided taking into consideration a lot of past data in which you have done a lot of testing and when you have come to this criteria, then maybe it's a good criteria. But coming out to the disadvantages, you are considering this is a journal benchmark for all the projects. Maybe all the projects are not fulfilling this criteria and sometimes a project is displaying very high NPV, but at the same time it is not displaying such IRR. So we are simply disregarding that particular project. And अगर मैं एक journal return हर type के project के लिए valid रखूंगी तो what will happen? It may not be valid for all the type of projects because मैं उस particular project के specific risk में नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ IRR पे focus करूंगी. Again, that's a very big disadvantage that we have to be specific and we don't have to be general when we are choosing between many projects. So your points should be in this direction. Next question. Again for 5 marks, take 2-3 minutes. A quoted company's directors have drafted their financial statements in a manner that they claim is realistic, despite the fact that it does not comply with IFRS. Changing the figures to comply with IFRS would lead to recognition of a loss instead of profit shown in the draft statements. So directors have drafted their statements in a manner that they are claiming that the statements or the figures that we have provided are realistic, but these figures do not comply with IFRS. So if we make these figures to comply with IFRS, it would lead to recognition of a loss instead of profit shown in the draft statements. Explain how the company's external auditor would respond to this. So we can say the auditor opinion is based on professional judgment. अब अगर auditor का opinion उसकी professional judgment पे based है, then auditor has to take a decision whether he is going to stick with these figures or not. If auditor is auditing the company for past so many years and he is of the view that company is performing well, although the figures are not complying with IFRS, but still बहुत ज़्यादा discrepancy नहीं है figures में, या फिर figures are displaying the true and fair view. It's just the context, it's just the way of displaying the figures, or some of the treatments are not as per the standards. Otherwise the figures are presenting the true and fair view, then they can just tell the directors to keep on continuing with the figures. But if it's a new auditor, or if it is an auditor who is not at all in support of what the company is doing, या फिर उनको अपने से बहुत ज़्यादा concern होगा कि कहीं हमारे उस पे कोई बात ना आ जाए, then they would definitely not be agreeing with this, and they would either be putting it in emphasis of matter paragraphs, or they would be issuing a disclaimer, and they would be asking the company to review their statements.
Move to question 16 now. Describe the purpose of integrated reporting. Question 16. Describe the purpose of integrated reporting. This you can use something from your book as well. ये पहला ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें बुक से आप कुछ रेफरेंस एटलीस्ट ले सकते हो. So I don't think we should spend a lot of time in this question. There are a lot of details given in co-reading as well for integrated reporting. Broader understanding compared to traditional statements. बिकॉज इसके अंदर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी प्रेजेंट करते हो. सो मे बी टेक्स इनटू अकाउंट बेटर इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, बेटर इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंटरेस्ट वी आर प्रेजेंटिंग द नॉन फाइनेंशियल इंटरेस्ट एज वेल. वी आर कंसिडरिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल. सो वाइडर सिनारियोज आर कंसिडर्ड इन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग. पर एनवायरमेंटल कंसर्न्स देख रहे हो, सोशल कंसर्न्स देख रहे हो. सो यू आर इन्फॉर्मिंग ऑल योर स्टेक होल्डर्स विथ बेटर इंफॉर्मेशन. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 17. An actuarial consultancy invoices its clients on a monthly basis based on the time spent on each client. Consultancy has 4 major projects who often take as long as 3 months to settle any given invoice. Explain the implications of slow payment by these clients for consultancy. Again, no reference from co-reading. अगर slow payments होंगी तो what will happen? अगर मेरे को clients payments late करेंगे तो obviously I will not have enough cash flow to meet my daily expenses. So अगर मेरे पास कैश फ्लो नहीं होगा तो मेरे पास लिक्विडिटी कंसर्न्स होंगे. लिक्विडिटी कंसर्न्स होंगे तो मुझे अपने डेली कमिटमेंट्स मीट करने के लिए मे बी आई विल हैव टू टेक अ लोन और आई विल हैव टू गो फॉर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और आई हैव टू गो फॉर फैक्टरिंग एज वेल इफ आई एम इन नीड ऑफ कैश एंड माई कस्टमर्स आर नॉट मेकिंग कैश ऑन टाइम. Maybe I will have to follow up my customers on daily basis because I am in need of cash and customers are delaying their payments a lot. मुझे जिससे आगे further कुछ पेमेंट करनी होगी automatically वो पेमेंट्स डिले होंगी क्योंकि मेरी पेमेंट्स डिले हो रही. And in order to, you won't be able to retain your clients because you will have to force them to make timely payments. It was an easy question, journal question. Let's move to question 18.
So let's start attempting. An actuarial consultancy has a budgetary system in place to monitor costs and revenues. During the year ended 31st March 2021, hours charged to clients exceeded the budget by 8%. Profit was 3% over budget after taking account of adverse variances on staff overtime and on office heat and light. Consultancy's board is considering reducing the office manager's bonus because of the two adverse variances. Describe the implications of holding the office manager responsible for adverse variances. Office manager responsible क्यों हुआ है? Staff overtime के लिए और office की heat और light के लिए. अब एडवर्स वेरिएंस क्यों आया है? एडवर्स वेरिएंस इसलिए आया है क्योंकि जितनी मैंने कॉस्ट इन दोनों चीजों के लिए एलोकेट करी थी, जितने मैंने आवर्स अपने स्टाफ बजट के लिए एलोकेट किए थे या फिर जितने मैंने एक्सपेंसेस ऑफिस की हीट और लाइट के लिए एलोकेट किए थे, मेरी कॉस्ट उससे बहुत ज्यादा आ रही है, जिसकी वजह से मुझे इशू हो रहा है. एंड आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ दैट आई शुड रिड्यूस द ऑफिस मैनेजर bonus because this is exceeding my target. First point. Maybe लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो 3% ओवर बजट जा रहा है. अगर प्रॉफिट 3% ओवर बजट जा रहा है देन इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कंपनी का सेल्स बढ़ी है, शायद इसीलिए प्रॉफिट बढ़ रहा है. तो अगर कंपनी की सेल्स बढ़ी है और सेल्स बढ़ने से स्टाफ ओवर टाइम हुआ है और सेल्स बढ़ने से ही ऑफिस हीट एंड लाइट ज्यादा यूज हुए हैं, then you should not take this at adverse variance. You should just change your actual budget with respect to the sales that have taken place. अगर आपने let's suppose 5,000 की सेल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ये सोचा था कि मेरे 180 आवर्स यूज होंगे और अगर 7,000 की सेल्स हो गई, I should have to change this 180 target with respect to 7,000 budget instead of taking it with 5,000. तो यूनिटरी मेथड लगाकर आपको पहले इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नया बेंचमार्क लेकर आना है एंड ये चेक करना है कि आपका बजट क्या उस नए बेंचमार्क को भी एक्सीड कर रहा है. If yes, then try to identify the reasons. If not, then that means it's simply the reason because of increase in revenue and it's not a case of adverse variance. So that was a quick look for all these 5 markers questions. The main reason that why I did these questions and was just to guys make you realize कि अब क्या यूज है आपका इन सब चीजों में बुक का. There was nothing from the book except one question of integrated reporting. So this is a typical exam style pattern, open book exam. So don't focus lot on book. Focus on your concepts, focus on your reading skills, focus on your application. CB1 is just about reading the question and reflecting it very well in your answers. अब for this particular question आपके पास क्या given है? 2020 और 21 के स्टेटमेंट गिवन है जिसमें हमारे पास रेवेन्यू की डिटेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स की डिटेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, admin expense, operating profit, finance cost, profit before tax, income tax, profit for the year, and then we are provided with balance sheet. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में उसने मुझे ROC, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू निकालने के लिए बोला है. सेकेंड पार्ट में उसने परफॉर्मेंस असेस करने के लिए बोला है एंड थर्ड पार्ट में उसने डिफिकल्टीज इन असेसिंग परफॉर्मेंस बोला है. तो माई फोकस वुड बी ऑन सेकेंड एंड थर्ड पार्ट. Take 5 minutes and quickly calculate these 3 ratios on which we are going to base our decisions. So calculate the 3 ratios for both of the years fast. I am assuming you guys know the calculations.
Guys, just do it really fast. So let's start now. For 2020 and for 2021, I hope you guys know all the calculations which you should know by now. अब 3 results हमें चाहिए, ROC, gross profit and distribution cost as a percentage of revenue. So for 2020, my ROC should come out to be 7%. For 2021, it's around 6%. Gross profit is 62% for 2020, 68% for 2021, and distribution cost as a percentage of revenue is 7% for 2020 and 11% for 2021. अब ये एनालिसिस जो है in which most of you commit mistakes, this analysis portion is very important. कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो what exactly we have to analyze. तो अगर मैं 2020 से 2021 की बात करूं, there is a slight drop in ROC by 1%. This drop in ROC का मतलब क्या है कि compared to the share capital or the reserves and the debt that we have put in, profit before tax and interest काफी कम आ रहा है. तो can we say that compared to the resources that we are putting in the company is not displaying that much return compared to the capital employed, which is definitely a cause of concern, because we see that this ROC should definitely rise from year to year. And if there is any fall, there has to be a corresponding reason for that. So we have to identify the reasons. Now let's come to ग्रॉस प्रॉफिट, कि अगर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट की अपनी बात करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट तो इज डेफिनेटली इंक्रीजिंग फ्रॉम 62% टू 68%. सो इसका मतलब हो सकता है कि शायद कंपनी की टैक्सेशन पॉलिसी कंपनी के फेवर में नहीं है, कि ऑल्दो ग्रॉस प्रॉफिट तो इज डेफिनेटली शोइंग राइज बट ROC is not improving, so maybe taxation is not in support of the company. What else? Distribution cost as a part of revenue. From 7%, distribution cost is definitely rising to 11%. So that means company बहुत ज़्यादा marketing पे focus कर रही है, या फिर जितना revenue आ रहा है उसके corresponding जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, जितना कंपनी पहले कॉस्ट पे इन्वेस्ट करती थी और जितना रेवेन्यू अब आ रहा है, उस रेवेन्यू के कॉरस्पॉन्डिंग में कंपनी की जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है दैट इज वेरी हाई. सो यू जस्ट हैव टू एनालाइज द रीजंस. अब इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? लेट्स गेट इनटू क्वेश्चन फॉर आइडेंटिफाइंग फर्दर रीजंस. सो कंपनी का रेवेन्यू तो डेफिनेटली बढ़ रहा है. इफ वी सी फ्रॉम 2020 टू 2021 1950 से 22427 हो रहा है. सो कंपनी का रेवेन्यू तो डेफिनेटली बढ़ रहा है, लेकिन ROC फॉल हो रहा है. अब ROC क्यों फॉल हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन. यू कैन सी 4833 से मेरा प्रॉफिट 4354 पे आ रहा है. क्यों प्रॉफिट इतना ज़्यादा कम हो रहा है? बिकॉज मे बी देखो सी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर इनकर हो रहा है. एडमिन एक्सपेंस तो ऑलमोस्ट सेम ही है. फाइनेंस कॉस्ट जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है जो काफ़ी चेंज हुआ है, काफ़ी बड़ा है हमारा फाइनेंस कॉस्ट.
So maybe company is paying huge interest on its loans, that is declining its profits, and that's the reason कि हम लोग उतना return generate नहीं कर पा रहे, because मेरा profit before tax definitely fall कर रहा है. So इस तरीके से you should base your analysis, you should try to analyze the reasons कि revenue बढ़ रहा है, लेकिन we can see कि gross profit बढ़ रहा है, because gross profit में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ cost of sales ही consider किया था. तो gross profit बढ़ रहा है, लेकिन distribution cost बाद में टेकन कंसिडरेशन हुई. एडमिन कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम रह रही है, इतना ज्यादा फर्क नहीं आ रहा. सबसे ज्यादा फर्क आपका इस फाइनेंस कॉस्ट के बढ़ने की आ रहा है, विच इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन इन ग्रॉस प्रॉफिट. सो इस तरीके से योर एनालिसिस शुड कवर ऑन द पॉइंट्स. अब इसके अलावा द क्वेश्चन वाज आस्किंग डिस्कस द डिफिकल्टीज इन असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड. अब इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड के बेसिस पे अब हम लोग परफॉर्मेंस असेस करें. पहली दिक्कत क्या है, मुझे नहीं पता कि इंफॉर्मेशन ट्रू है या नहीं ट्रू. हो सकता है इसके अंदर स्टैटिस्टिकल एरर्स हो सकता है जो मेरे पास आरओसी हम लोग निकाल रहे हैं कि वो फॉल हुई है, मीन्स मे बी द वे ऑफ कैलकुलेशन इज रॉन्ग, मे बी द कंपनी इज हाइडिंग सर्टन information, maybe the company is investing in a particular project but the company is not telling us that where they are investing on, or not telling us the reasons for investment, due to which I am not sure कि company एक investment है या नहीं सही. So if we see that companies borrowings have definitely increased. So what's the reason? Finance cost इसलिए बढ़ी है because company की borrowing बढ़ी है. Difficulty is to identify that why the company borrowings have increased so much. What's the reason? Why are they undertaking these borrowings? Are they doing any investment? If yes, will it be a fruitful investment? Will it take long time to exhibit in the company's financial statements leading to positive profits? Plus, we don't have any information about how the competitors are performing. Maybe company की जो industry है वो ही इस time पे decline में है, तो बाकी competitors भी कोई बहुत अच्छा नहीं perform कर रहे. We don't have access to what all is going on in the environment. Maybe जैसे pandemic है, उसकी वजह से आपकी ROC fall हुई है, that's quite acceptable. So we don't have access to these type of information. So these are your difficulties. So this was definitely an easy question, which instead of सिर्फ first part की calculations थी, बाकी part was just about analysis. तो अगर आप ऐसे questions exam में गलत करते हो, that means you are not prepared for this subject. So this subject definitely requires lot of working on these type of questions. So we don't have much time left. Just quickly take 5 minutes and go through question 20.
So let's start reading the question. Drentel is a quoted company that manufactures bicycles and was established many years ago. It has been making losses for the past 5 years because its products have not kept up with customer tastes and sales have been declining. Despite the losses, Drentel has continued to pay a steady dividend each year. Drentel's board is considering proposal to sell a range of battery-powered electric bicycles, which is a major growth area in the bicycle market. Drentel's current range of bicycles is suitable for modification to carry an electric motor. This would require significant investment in order to acquire the rights to use patented manufacturing processes and also to acquire the specialized machinery that would have to be built to Drentel's specifications. Investment required is equivalent to approximately 25% of company's market capitalization. Drentel's beta is currently 1.8. Board believes that beta will fall to 1.6 if company proceeds with electric bicycle project. Evaluate the relevance of decline in Drentel's beta for the decision to invest in electric bicycles. तो जब भी कुछ 10 नंबर का क्वेश्चन है, बीटा के बेसिस पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोग बीटा आइडेंटिफाई करते हैं कि बीटा अगर 1.8 से 1.6 हो रहा है, बीटा एग्जैक्टली मेजर क्या करता है? बीटा मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ रिटर्न मे बी ऑफ योर कंपनी शेयर टू चेंजेस इन द मार्केट, कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाएगी तो आपकी कंपनी का शेयर 1.8 ऊपर जाएगा. अब कंपनी का बीटा अगर 1.8 से 1.6 पे आ रहा है, दैट मीन्स कंपनी की रिस्कीनेस कम हो रही है. जितना एक कंपनी का बीटा हाई होता है उतना वो कंपनी वॉलेटाइल होती है, उतना उस कंपनी में कैपेबिलिटी होती है हाई रिटर्न डिस्प्ले करने की. बट एट द सेम टाइम इफ कंपनीज बीटा इज फॉलिंग, मे बी 0.2% से फॉल कर रहा है, बट स्टिल दैट इज डिस्प्लेइंग दैट कंपनी इज फ्रॉम हाई रिस्क category, the company is moving to low risk category. अब हो सकता है मे बी बिकॉज इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल वो लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल के इन्वॉल्वमेंट की वजह से कंपनी का जो इक्विटी पोर्टफोलियो है अब वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है. तो कंपनी इज नाउ इन लाइन विद द ग्रोथ ऑफ मार्केट ओनली, कि जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म करेगी उसी तरीके से समहाउ कंपनी इज मूविंग कि मेरी परफॉर्मेंस भी मार्केट की परफॉर्मेंस में ही जा रही है. That means company is now moving to display a stable return with this decline in beta. अब ये हमने काफी डिटेल में बीटा एक्सप्लेन कर दिया. वो बोल रहा है evaluate the relevance of this decline for the decision to invest in electric bicycles. अब as a shareholder, if you are preferring low risk investment, you can see that beta is significantly declining. अब beta decline करने की वजह से as a low risk investor, I would be ready to invest in this type of project. And मुझे ये भी लगेगा कि अगर मेरा beta decline हो रहा है, so that means maybe level of systematic risk is falling. Maybe we are able to take advantages of diversification. As a shareholder, if I am always in support of diversification, I would be approving this particular project. लेकिन we have to take into consideration that there can be many risks associated in a company which may not be displaying in beta only because beta is just a measure of systematic risk. हो सकता है company is exposed to lot of other risks and which are not taken into consideration while we are examining beta. So if you are basing decision solely on beta, then definitely as per beta movement you should invest in this type of project. But you have to take into consideration other risk and other risk associated with this project. So you should take into account the level of diversification. Everything you should take into account before deciding whether you should invest in this project or not. Because इसका मतलब है market की volatility कम हुई है, लेकिन हो सकता है इंडस्ट्री वाइड स्पेसिफिक रिस्क अभी भी प्रोजेक्ट के अंदर है. तो अगर प्रोजेक्ट वेल डाइवर्सिफाइड है, गो फॉर दिस. इफ नॉट, then you have to decide whether you are solely looking into systematic risk or you can pay attention to specific risk as well. So again, no use of book at all, no use of any language from book. जो भी मैंने अभी पॉइंट्स बोले, this is just and just from conceptual understanding. अब मेनी स्टूडेंट्स हैव हैबिट, यार मैंने बीटा का क्वेश्चन देखा, बीटा तो मैंने चैप्टर 20 में पढ़ा था लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. क्या करते हैं, चैप्टर 20 खोलते हैं एंड देन वी विल सी कि हम उसमें से क्या इनपुट्स दे सकते हैं. सो इफ यू आर डूइंग लाइक दिस, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर ओन टाइम. दिस इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. जितना स्पेसिफिक होके चलोगे उतना एग्जाम अच्छा होगा.
Next question was discussed Rental's policy of maintaining its dividend payments despite losses. अब हमें दिख रहा है कंपनी 5 साल से लॉस पे है, लेकिन कंपनी अभी भी स्टेडी डिविडेंड चल रही है. तो मे बी कंपनीज ऑफ द व्यू कि अगर हम लोग डिविडेंड कट करेंगे, शेयर होल्डर्स डिससेटिस्फाई होंगे, शेयर होल्डर्स डिससेटिस्फाई होंगे, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन माय शेयर प्राइसेस. ऑलरेडी मैं लॉस में चल रही हूँ, मेरे शेयर होल्डर्स अपने आप को मेरे शेयर सेल करेंगे और कंपनी का शेयर प्राइस कम होगा, मुझे उन शेयर होल्डर्स को वाउंडिंग अप के टाइम पर पेमेंट देनी पड़ेगी, एंड आई एम नॉट इन दैट पोजिशन, सो दैट इज वाई दे आर स्टिल डिक्लेयरिंग द डिविडेंड्स. But they should we should take into consideration that if they are doing so, are they declaring dividends by taking further borrowings, or are they declaring dividends from the already existing retained earnings? अगर steady dividend चल रहा है, इसका मतलब already काफी high retained earnings कंपनी के पास है. So if company is having retained earnings, and if you are fully utilizing the retained earnings just for payment of dividends, again you will have no money left for investment purposes. So what are the company's future plans? आप एक इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल में अब इन्वेस्ट करने लगे हो, लेकिन अगर आप अभी भी सेम रेट पर डिविडेंड कंटिन्यू करते रहोगे तो सारी रिटेन्ड अर्निंग्स तो ऑलरेडी यहीं पर खत्म हो जाएंगी. तो what will be left for this investment? Do you have any other options available? You should explain this investment to your shareholders and try to cut your dividends at least for the first year, so that you don't have pressure for large outflows in that particular year. And if you feel कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आने वाला है and मुझे ये सब इन्फॉर्मेशन अपने शेयर होल्डर्स को कन्वे करने की ज़रूरत नहीं है, I should be in a position to continue my dividends as they are, you can do that, but you just have to do a great analysis of your retained earnings, of your further investments, of your further expenses. So these are some of the points that should be there in your answer. Now just some general tips discussion. Going through all this, इसका मतलब ये नहीं है कि जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करे वही पॉइंट्स आपने लिखने हैं. These are some of the points which should be there in your answer. First thing. Second thing, जितनी जल्दी आप क्वेश्चन समझोगे और कंसेप्चुअलिटी एंड स्पेसिफिक चीजों पे मूव करोगे, उतना आपका आंसर बेटर होगा. So don't give too much time to MCQs. Just try to wind up your MCQs as fast as you can. And when you are doing MCQs, always do in the manner like we did, wiping out the irrelevant answers and focusing only on the relevant answer. Third thing, just try to complete these 20 markers questions first and then move to next questions. Fourth point, in 20 markers को जब आप attempt कर रहे हो, don't give any attention to timings. भूल जाओ, सारा टाइम भूल जाओ और सिर्फ पहले के 2 घंटे भी बेशक मुझे 60 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करने में लग जाए. दैट मीन्स दीज 20 मार्कर्स एंड 20 मार्क्स के MCQ तब भी ओके है. लास्ट के 1 घंटे में अगर आपने 3 क्वेश्चंस भी कर लिए, बट इसका मतलब क्या होगा, अगर आपने इतना सफिशिएंट टाइम दिया, दैट मीन्स दीज आंसर्स, दीज 20 मार्कर्स आर वेरी वेल अटेम्प्टेड फ्रॉम योर साइड. सो जस्ट ट्राई कि आप 2 घंटे भी बेशक अगर इन दोनों मतलब 1 घंटा भी ओवरऑल, या फिर 1 hour 45 minutes भी अगर आप इन तीनों चीजों को दे रहे हो, तो भी यू हैव टाइम दैट यू कैन अटेम्प्ट दोस 5 at least 4 to 5 markers. Your focus is not on 5 markers. Your focus is on these 60 marks other than 5 markers. So I am repeating every time, you don't have to score 100. You have to score in a manner that you are able to clear your exam. Don't pay any attention to book. अब इनमें से किसी भी क्वेश्चन में बुक की कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, एक्सेप्ट 1 क्वेश्चन ऑन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, जो अगर आप नहीं भी करोगे तो आप फेल नहीं होगे अगर आपका बाकी क्वेश्चंस आपने अच्छे से अटेम्प्ट किए. सो just do smart studies. Don't just keep on mugging up things from the book. They will not be answered at all. कंसेप्चुअलिटी पे फोकस करो. को रीडिंग हो चुकी है, वीडियोस हो चुकी हैं. जस्ट फोकस मोर ऑन द पास्ट पेपर्स. सी देयर वे ऑफ राइटिंग, सी योर वे ऑफ राइटिंग. जस्ट सी कि मैं कौन कौन से आइडियाज नहीं सोच पा रही या सोच पा रहा, एंड जस्ट वर्क ऑन दोज आइडियाज. So that's it from my side for the day. In case of any doubts, feel free to raise on the institute number. Do not be in a panic situation at all. Exam is just around the corner. So for all those who are appearing the exam, best of luck for your exam. But जो भी doubts हैं, feel free to put on the institute mail ID for the same. So that's it from my side for the day. Thank you.